हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से नामवर सिंह जी के द्वारा रची गई रचना इससे संबंधित कुछ प्रश्न को उत्तर देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसके प्रगीत और समाज से 5 प्रश्न उत्तर पढ़े थे। आज हम उसके बाद के कुछ प्रश्नों को उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रगीत और समाज से जो और भी संबंधित है कुछ प्रश्नों को उत्तर। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर से शुरू है, क्योंकि इसके पहले हमने जो प्रश्न उत्तर पढ़े थे वो 5 प्रश्न उत्तर पढ़ लिए थे हमने। तो आज छठा प्रश्न है, आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी के आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। तो चलिए हम यहाँ अपना विचार रखते हैं। इसका उत्तर है, आधुनिक प्रगीत काव्य में भी प्रबंध काव्य की भांति जीवन के सारे चित्र खींचे जाते हैं। मुक्तिबोध, प्रसाद, निराला, नागार्जुन, शमशेर की लंबी कविताएं क्रमशः ब्रह्म राक्षस, पेथोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, अकाल और उसके बाद इत्यादि की कविताएं उदाहरण हैं। ये जो भी कविताओं का यहाँ पर नाम लिया मैंने और जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है याद रखना, तभी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो इत्यादि की कविताएं उदाहरण हैं। इन कविताओं की खास बात यह है कि मीत कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और यही बात इनमें कही गई है। प्रबंध काव्य की तरह इनमें भी नाटकीयता का समावेश है। साथ ही सामाजिक संघर्ष के बदले आत्म संघर्ष मुखरित है। परंतु निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्मसमर्पण का मिश्रित रूप है। आधुनिक युग के प्रगीत काव्यों की मुख्य भावभूमि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष है, जो गुप्त के काव्यों में दिखलाई पड़ती है। इनमें भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक गीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। गुप्त का प्रबंध काव्य सीधे सीधे राष्ट्रीय विचारों को रखता है और रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को अपनी असामाजिकता में ही अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे। इसीलिए विशिष्ट है, आलोचक ने जो उदाहरण निराला आदि कवियों की कविताओं को प्रगीत के जो रूप दिए हैं, उदाहरण इनमें सच्चे अर्थों में सामाजिकता छिपी है। अतः लेखक के विचार में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष भी मायने रखता है। अतः प्रगीत काव्य भक्ति काव्य से अधिक सूक्ष्म रूप में वाणी देता है। तो ये था हमारा छठा प्रश्न का उत्तर, जिसमें हमें इन्वर्टेड कमा, कॉमा, खड़ी पाई ये सब बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि कहाँ कौन सी चीज का प्रयोग होगा। 7वां प्रश्न है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें, साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने पुष्टि करें। मैंने अपने उत्तर की पुष्टि करें।
इसका उत्तर लिखेंगे हम। आलोचक की दृष्टि में प्रगीत ऐसा काव्य है जिसमें व्यक्ति का एकाकीपन झलके अथवा समाज के विरुद्ध व्यक्ति या समाज से कटा हुआ हो। प्रगीतात्मकता प्रगीतात्मक का अर्थ है एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीत की यह धारणा इतनी बद्धमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकारा जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक है। परंतु थियोडोर एडोर्नो ने कहा है कि व्यक्ति अकेला है, यह ठीक है, परंतु उसका आत्मसंघर्ष अकेला है। उसका आत्मसंघर्ष समाज में प्रतिफलित होता है। यही कारण है कि बच्चन जैसे कवि सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करता है। कवि अपने अकेलेपन में समाज के बारे में सोचता है, नई प्रक्रिया द्वारा उसका निर्माण करना चाहता है। यहाँ व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर्विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, बल्कि स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया। यहाँ समाज के उस दबाव को महसूस किया जा सकता है जिसमें अकेले होने की विडंबना के साथ उसका अंतर्द्वंद उसे सामाजिकता की प्रेरणा देता है। और कवि प्रगतिवादी हो जाता है। परिणाम अंदर से निकलकर बाहर जनता के पास जाना। यहाँ पर इस उत्तर में ये प्रेरणा तो गड़बड़ है ही, ये तो आप लोगों को देखकर समझ में ही आ गया होगा, तो आप लोग इसे प्लीज सही कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, मुक्ति बोध की कविताओं पर पूर्ण विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है? इसका उत्तर लिखेंगे हम। मुक्ति बोध की कविताओं पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता इसलिए है कि उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास किसी को ना था। नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिनकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्ति बोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बची रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ हैं। मुक्ति बोध की कविता रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। नाटकीय रूप के बावजूद काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत धर्मी है। इसमें कोई शक नहीं कि उनका समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। रचना विन्यास में कहीं पूर्णतः नाट्य धर्मिता है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। कवि स्वयं उसके बारे में लिखते हैं कि इसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है।
या बिंब या विचार बनकर। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आत्मपरक परगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश्य की यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। इस प्रकार उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः संभावनाओं की तलाश करता है, जिसके लिए मुक्ति बोध की कविताओं पर पूर्ण विचार आवश्यक है। 9वां प्रश्न है, त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नामवर सिंह ने त्रिलोचन के सानेट वही त्रिलोचन है वह और नागार्जुन की कविता तन गई रीढ़ का उल्लेख किया है। ये यहाँ होगा, इन दोनों रचनाएं पाठ के आसपास खंड में दी गई हैं, उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार दें। यहाँ पर ये न जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसे यहाँ पर लिखा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ होगा ये दोनों रचनाएं। उत्तर है, त्रिलोचन की कविताएं कहने के लिए प्रगीत हैं, लेकिन जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ है। ये जो वाक्य है पूरा, त्रिलोचन की कविताएं कहने के लिए प्रगीत हैं, लेकिन जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। ये हम पहले भी एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं हम, जो कि लगातार फिर इस प्रश्न के उत्तर में आ रहा है। तो ये आवश्यक है, ये आप लोगों को लिखना है, तो मेरे ख्याल से और अभी आसानी हो गया होगा आप लोगों के लिए कि एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं आप, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सानेट में मिलता है। इनमें आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निवैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत वैयक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। वही नागार्जुन की बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण भी आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार का एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसे प्रेम और ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के शिकंजों से सर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कर व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। कवि त्रिलोचन वही त्रिलोचन है वह, ये वही त्रिलोचन है वह, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ख्याल कीजिएगा आप लोग कि कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है, कहाँ कॉमा लग रहा है। और नागार्जुन की तन गई रीढ़ कविता में अपनी विशिष्ट के प्रति झुका हुआ है, अपने समाज में लड़ते हुए सामाजिक हैं, दुनियादारी न होते हुए भी इसी दुनिया का है। यह नया प्रगीत उनके नए व्यक्तित्व से ही संभव हो सका है। उनके व्यक्तित्व के साथ निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। इन कविताओं में कवि समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है और व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली
औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हैं। कवि की मानसिक स्थिति बदल जाती है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर्विरोधों ने ले लिया है। स्वयं व्यक्ति के अंदर के अंतः संघर्ष को दिखलाते हैं। ये 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा तो जरूर लिख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति, यहाँ पर होगा शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता में से इस कथन की पुष्टि करें। दिगंत भाग 1 में प्रस्तुत हिमालय कविता के प्रसंग में भी इस कथन पर विचार करें। इसका उत्तर लिखेंगे हम। हिंदी के साहित्य के दौर में एक यहाँ पर नया होगा, यहाँ पर नया उभार पैदा होता है, जिसमें कवि का अपना आत्म संघर्ष तो है ही, वह सामाजिक संभावनाओं की तलाश भी करता है। आज का कवि न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच करता है, न बाहर के यथार्थ का सपना करने में हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है, और न बाहर व्यवस्था को एक विराट, यहाँ पर होगा विराट पहाड़ बनाकर आंकने की हवस। वह बाहर से छोटी वस्तु, घटना आदि पर नजर रखता है और कोशिश करता है कि उसे मुकम्मल अर्थ दिया जाए। वह अपने आत्म संघर्ष की सामाजिक संघर्ष बनाने की चाहत है। इसका उदाहरण मुक्ति बोध की कविताएं हैं। नई कविता का आत्म संघर्ष उनके कवियों का आत्म संघर्ष है, जो वही संघर्ष का रूप लेता है। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई नजर आती है, तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित होते हैं। कवि कम ही शब्दों में बहुत कुछ कहता है। जो बात कम शब्द में कही जाती है वह गहरे अर्थ रखती है। कविता का अर्थ करने पर उसके कई स्तर धीरे धीरे खुलते जाते हैं। केदारनाथ सिंह यहाँ कहना चाहते हैं कि संबंधों में कभी खटास नहीं आनी चाहिए, उसमें हमेशा उसकी गर्माहट और उसकी सुंदरता बनी रहनी चाहिए। हाथ की तरह गर्म और सुंदर में कवि बहुत सारे सपने सजाए हुए हैं और भविष्य की आकांक्षा को मजबूती बनाए रखना चाहता है। यहाँ पर जो केदारनाथ सिंह यहाँ कहना चाहते हैं कि संबंधों में कभी खटास नहीं आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। आप लोग जरूर इसे याद करके अगर ऐसा कुछ प्रश्न आए तो उसमें लिखिएगा। इन थोड़े से शब्दों में कभी अधिक गहरी चोट करता है, अतः अधिक बोलने से अच्छा कम बोलना है, क्योंकि वह ज्यादा प्रभावी होता है। केदारनाथ सिंह जी की ये जो लाइनें हैं ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। आप लोग इसे याद करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई हैं? उत्तर है, हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रगीतात्मकता का उभार देखता है। वह देखता है आज के कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में हिचक। न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत, यहाँ पर होगा गाड़ने की जिद है, मजबूत खूंटा यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर पूरा ही वर्ड गड़बड़ है, कहता लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा मजबूत खूंटा।
जो कि इसके पहले प्रश्न में भी हमने इसका उत्तर में देखा था। लिखा हुआ है, विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर की व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। एक नए स्तर पर कवि व्यक्तित्व अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही नए ढंग की प्रगीतात्मकता का उभार का संकेत है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्नों के उत्तर, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और आप लोगों ने, मैं आशा करती हूँ, बहुत अच्छे से देखे होंगे। और जो जो गड़बड़ आप लोगों को दिखी होगी वो आप लोगों ने उसे ज़रूर अपने तरीके से सही किए होंगे, क्योंकि परीक्षा में वैसे तो लिख नहीं सकते हैं आप लोग, इसीलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान देकर अच्छे से प्रश्नों के उत्तर पढ़िएगा और जहाँ जहाँ आप लोगों को सब थोड़े से गड़बड़ लगे वो आप लोग ठीक कीजिएगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम प्रगीत और समाज से ही संबंधित कुछ और भी लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और व्याकरण से भी संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।